कल के जो पिछला क्लास था उसमें केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग यहाँ तक रुक गए थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी मैं हेडिंग दिया हूँ रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट। तो आप लोग के सामने मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने एक ऐसा रिएक्शन लिया है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट का रेशियो सेम है 1:1। इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो माइनस DA/DT, तो माइनस DA माइनस क्यों लगाए हैं तो आप लोग को पता, पिछले क्लास में बताया था मैंने। तो माइनस DA/DT, तो देखिए डेल्टा जहाँ भी होता है तो वो डेल्टा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू। तो माइनस DA/DT है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, लेकिन अगर डेल्टा के जगह पे D लिख देंगे तो ए अगर एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है तो ए क्या रहेगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो ए है रेट ऑफ डी, ए भी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ए भी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट जैसे ही डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और जहाँ पे डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं एवरेज वैल्यू। इन सिमिलर फैशन डेल्टा बी बाई, और यहाँ पे जो दे रहे थे कॉन्सेंट्रेशन है, तो डेल्टा बी बाई डेल्टा टी का मतलब हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एवरेज वैल्यू इसका है क्योंकि डेल्टा लगाए हुए हैं, लेकिन अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसलिए मैंने दोनों जगह पे इसका सेम ही लिखा, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये है मेरा एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये मेरा क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से मैं बार बार आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ऑल आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। बट चांस की बात ये भी हो सकती है कि सबका वैल्यू सेम हो जाए। तो आगे के चलकर आज के क्लास में ही मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में कहाँ पे सेम होगा और कहाँ पे सेम नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखिएगा, सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसका किसी गिवन टाइम इंटरवल लाइक 2 सेकेंड में ए का 1 मोल अगर डिस खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो उतना ही टाइम में बी का कितना मोल बन रहा है, उतना ही टाइम में बी का 1 मोल बन रहा होगा। तो इस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डिफरेंट है या सेम है? सेम क्यों हो गया? सेम होने के पीछे वजह ये रहा कि दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि दोनों का कॉमन वैल्यू आ जाएगा। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 1 मोल 2 सेकेंड में खत्म हो रहा है तो इसका रेट रहेगा 1/2। इसका रेट क्या रहेगा, 1/2 मोल पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, यानी कि 0.5 मोल पर सेकेंड इसका खत्म होने का रेट रहेगा, और इसका भी 0.5 मोल पर सेकेंड इसका फॉर्म होने का रेट रहेगा। तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू है या कॉमन वैल्यू है? कॉमन वैल्यू है। तो आज के बाद कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑल केमिकल सब्सटेंस का कोफिशिएंट सेम रहेगा, करेक्ट, कोफिशिएंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पूरे रिएक्शन का कॉमन वैल्यू लेते हैं। बट इस केस में तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो जहां पे किसी भी गिवन रिएक्शन में अगर सारे केमिकल सब्सटेंस का कोफिशिएंट सेम रहता है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन सब सेम हो जाता है। बट ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज केस हो गया ना। इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन में हर केमिकल सब्सटेंस का कोफिशिएंट सेम ही रहेगा? सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं
जहाँ पे पीडीएफ फाइल पे मैं आपको बताया भी हूँ कि क्या होगा जब कोफिशिएंट 1:1 नहीं रहेगा। अगर कोफिशिएंट 1:1 नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कैसे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। यहां देखिए, N2 + 3H2 कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अमोनिया। ठीक है, तो अब यहां पे बताइए कि सपोज कीजिए कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल कंज्यूम हुआ, नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है तो उतना ही टाइम में अमोनिया का कितना मोल फॉर्म होगा? 2 मोल्स फॉर्म होगा। तो बताइए कि किसका रेट, तो अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट और नाइट्रोजन का कंजम्पशन का रेट सेम है या डिफरेंट है? इसका 1 मोल अगर खत्म हो रहा है, डिफरेंट हो गया ना। इसका 1 मोल जितना टाइम में खत्म होगा उतना ही टाइम में इसका 2 मोल बन के रेडी हो जाएगा। करेक्ट? इसका 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको ऐसे लिख दिया dN2/dt और निगेटिव साइन लगाने का मतलब है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ऐसे लिख दिए तो ये क्या है? ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। करेक्ट? यहां देखिएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से कि ये दोनों वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम है? डिफरेंट है। अब मुझे करना क्या है कि दोनों को इक्वल करना है। तो बताइए, ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के कंजम्पशन से जस्ट डबल है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। करेक्ट? तो इस दोनों में क्या करें? मुझे दोनों के बीच में इक्वल का साइन देना है। इक्वल नहीं है बट इक्वल का साइन देना है। क्या करें कि इक्वल हो जाएगा? तो अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर इस वैल्यू को 2 से, अगर इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें, कितना से डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें, तब तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट dN2/dt। आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझिएगा। और dH2/dt। तो अब बताइए, अगर इसका 1 मोल खर्च होता है तो हाइड्रोजन का कितना मोल फॉर्म होगा? 3 मोल। इसका मतलब है कि इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसका रेट डिसअपीयर होने का ज्यादा है? हाइड्रोजन का रेट डिसअपीयर होने का रेट ज्यादा है। तो रेट ऑफ यस हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 3 टाइम्स ज्यादा है। कितना टाइम ज्यादा है? 3 टाइम्स ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। और मुझे दोनों के बीच में इक्वल का साइन देना है। तो इसको कितना से डिवाइड कर, इस क्वांटिटी को कितना से डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे, व्हाट एवर जो भी आप बनाते हैं। मैं डिवाइड के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ जनरलाइज करना है। तो कितना? 3 से डिवाइड कर दें।
चलिए, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को अगर मिला दिया जाए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर दोनों को एक साथ मिलाते हैं आप लोग थोड़ा मुझे कनेक्टिविटी का बताते रहिएगा कि सही है या नहीं है। अभी सही है? तो देखिए, ये जो हम लोग सब हर एक के साथ जो इक्वल किए, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो ये जो तीनों इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सबका वैल्यू कॉमन हो गया। तो जो कॉमन जो हम लोग इक्वल कर रहे हैं ना, जो कॉमन वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्चुअल दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हम लोग कॉमन कर दिए कि इसके बराबर इसको किए और इसके बराबर, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो तो ये एक्चुअली मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं उसको मुझे बताना है कि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन का क्या वैल्यू क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग सबको एक दूसरे के साथ इक्वल किए, करेक्ट। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जो इक्वल किए, तो ये जो वैल्यू आपको लोग को मिला है, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। और एक किस फॉर्म में मिला है? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। दैट्स वाई इसका एक और नाम है डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या नाम है? डिफरेंशियल रेट लॉ। तो इसका मतलब है कि यहां से आपने क्या सीखा? मैंने यहां से तो ये ऑब्जर्व किया कि इन डिफरेंशियल रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का और भी लॉ रहेगा, इसलिए मैं यहां पे डिफरेंशियल बोल रहा हूं। इन डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट in terms of reactants as well as products। आगे चलकर और भी लॉ रहेगा, तो उसमें हो सकता है कि प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो, सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में। बट पहला ऑब्जर्वेशन ये रहा कि डिफरेंशियल रेट लॉ में, डिफरेंशियल रेट लॉ से जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन, कोई पूछा किसके किसके टर्म में निकाल सकते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के भी टर्म में निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे N2 और H2 क्या है? रिएक्टेंट है। अमोनिया क्या था? यहाँ जो अमोनिया था वो मेरा क्या था? प्रोडक्ट था। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन वो रिएक्टेंट के टर्म में है, ये भी जो है वो रिएक्टेंट के टर्म में है, बट एक किसके टर्म में है? प्रोडक्ट के टर्म में है। दूसरा, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको समझना है कि व्हाट आर हाँ कर सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन मुझे एक जनरल फॉर्म रेडी करना है और उस जनरल फॉर्म में मैं आपको आगे चलकर ये सिखाने वाला था। ये जिनका भी क्वेश्चन है, ये आप कौन पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? हाँ स्निग्धा। तो एक्चुअली आगे चलकर मैं ये सिखाने वाला हूँ
कि अगर डिफरेंशियल रेट लॉ में किसी भी केमिकल सब्सटेंस के टर्म में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उस केमिकल सब्सटेंस का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस रहेगा उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मिलता है। ये मैं आगे बोलने वाला था। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन जो मैं आगे स्टेटमेंट जनरलाइज करता तो बात देखिए, इसको 2 से डिवाइड करें या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, बट मैं आगे पढ़ाने वाला था कि जो भी आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, किसी भी सब्सटेंस का रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस, उस सब्सटेंस के कोफिशिएंट से अगर उस रेट ऑफ फॉर्मेशन को या डिसअपियरेंस को डिवाइड करेंगे देन वी गेट रेट ऑफ रिएक्शन। दैट्स वाई उस फॉर्मेट को लाने के लिए मैं ऐसे डिवाइड करने को उसके मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे। ठीक है? हाँ, H2 और हाँ कंपेयर तो कर दिए। यहां देखिए ना, यहां पे है H2 है और ये क्या है? NH3 है। तो ये जो मैं डेवलप किया हूं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं N2, किसी भी दो को लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जस्ट मैं यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में N2 के साथ NH3 का, N2 के साथ H2 का, योर विश, H2 का NH3 के साथ भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लास्टली आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। करेक्ट? ठीक है ना? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट को अब यहाँ पे ये चीज समझना पड़ेगा। अभी बार बार मैं बोल रहा था, अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखिए ये क्या है? DNH3/dt। ये क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। करेक्ट? अब देखिए, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है उस अब यहां पे बोलेंगे, देखिए मैंने आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ अगर यहां पे विदाउट डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया, स्टूडेंट इस पॉइंट को बहुत केयरफुली सुनिएगा क्योंकि इसी पे एक्सरसाइज 1 रहेगा। अगर यहां पे विदाउट डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया सिर्फ आप DNH3/dt लिखते हैं, इसका मतलब यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट अमोनिया, नथिंग एल्स। पूरे रिएक्शन का आप बोधर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप अमोनिया के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे विदाउट डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया जब DNH3/dt लिखते हैं, इसका मतलब इट इज ओनली द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। लेकिन जैसे ही उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बन जाएगा? इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया और अमोनिया के हेल्प से अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन सेम कॉन्सेप्ट रहा या डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया? डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है, यहां देखिए जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं, दिखाई पड़ रहा है? इसको हाइड कर दिए, हाइड कर देंगे तो सिर्फ क्या कहलाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन। बट अगर 2 से डिवाइड कर दिए तब क्या कहलाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली यहां देखिए, चलिए एक क्या है आप लोग बोलिए तो? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। लेकिन अगर इसी को अगर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा? रेट ऑफ
रिएक्शन बन जाएगा। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। इसका मतलब है कि जब तक उसके कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगा, या तो रेट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा नहीं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस रहेगा। लेकिन अगर उसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिएगा तब क्या बन जाएगा, तब वो एक्चुअली पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब तो ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में निकाल सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट के टर्म में निकाल सकते हैं, या किसी के भी टर्म में निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग को वीडियो सही से मिल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस लेक्चर जो फिजिक्स का था? या अभी भी रुक रहा है? बाकी लोग का क्लियर है? ओ, तो जिनका क्लियर नहीं है वो नेट का कनेक्शन सही कीजिए, क्योंकि मैं अभी नेट का कनेक्शन अपने रूम क्लासरूम में लेकर आ गया हूं। क्या बोले? थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत किए हैं। क्या बताएं, क्या दिन आ गया है, न रात है न दिन है। चलिए इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि सर आप तो बिल्कुल अब कैमरा के सामने काम कर रहे हैं, हम लोग तो अब तो हम लोग साथ मूवी वगैरह में, सीरियल में भी काम कर सकते हैं। सामने कोई है नहीं और एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, एक हाइपोथेटिकल मैं रिएक्शन लेता हूं, ए प्लस बी वी कन्वर्टेड टू सी सी प्लस डी डी। ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए है, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी है, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी है एंड डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी है। दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज। तो यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो माइनस डी ए बाई डी टी, बट इसको कितना से डिवाइड करेंगे तो होगा, बताइए तो? वेरी गुड। डी टी डी सी वाई डी टी तो दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। लेकिन यहां देखिए, अगर ए का वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा, देन इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तब उस नहीं, सेम का बात नहीं कर रहे हैं। जब सबका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो उस टाइम पे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही रहेगा, समझे? क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी सी डी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा? तो उस टाइम पे तो देखिए यहां पे, जिसको मैं यहां देखिएगा, अब इसको, जिसको मैंने सर्किल कर दिया, जिसको सर्किल किया वो क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और जो पूरा को सर्किल कर दिया वो क्या है?
ये छोटा वाला सर्किल था रेट ऑफ डिसेपरेंस। जब भी बोला तो माइनस के साथ में बोला हूं, पॉइंट नोटेड, विदाउट माइनस या विथ माइनस? विथ माइनस बोल रहे हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और ये बड़ा वाला सर्किल क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। तो पिछले क्लास से लेकर अभी तक मैं बस यही एफर्ट लगा रहा हूं कि आप इस बात को डिफरेंस समझ जाएं कि डिफरेंशियल फॉर्म में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन? एनीवन? अच्छा, यहां पे कोई न्यू बैच का स्टूडेंट है या सिर्फ ओल्ड बैच का स्टूडेंट है? है ना? तो आप लोग को समझ में आ गया? ओके ओके। अच्छा, सपोज कीजिए कि लेट अस सपोज आपको मैंने अब इसी में कोई क्वेश्चन ए दिया कि मैं आपको ध्यान से देखिएगा, सपोज कीजिए कि मैंने एक एक्सरसाइज 1 में ऐसा कोई क्वेश्चन सेट किया जिसमें मैं माइनस dv/dt का वैल्यू बताया। मैंने किसका वैल्यू बताया? माइनस dv/dt। और माइनस dv/dt क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी है, करेक्ट? और ए दिए और आपसे पूछ रहे हैं माइनस dA/dt का वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या निकाल लेंगे? कैसे निकाल लेंगे? इसको आपस में कंपेयर कर लीजिएगा। तो कंपेयर कर लेंगे तो अगर ए वैल्यू ए दिया हुआ ए निकालना है तो बस इस डिफरेंशियल रेट लॉ, इस इक्वेशन का हेल्प लीजिए। इसमें तो इतना बढ़िया हो गया है कि कोई एक देंगे, यहां देखिए, अगर ए दे दिए तो ए देते ही आप रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? जस्ट बाय डिवाइडिंग बाय बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकल गया। उसके बाद अगर ए दिए तो आप dC/dt भी निकाल सकते हैं, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। आप अगर इन दोनों को इक्वल कर दिए तो वहां से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर इक्वल कर दिए तब क्या निकाल सकते हैं वहां से? इसका मतलब है कि यहां से यहां तक में किसी भी एक का कुछ भी वैल्यू अगर दे दिए तो वहां से हर एक चीज निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए भी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, तो सपोज कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिया रहता और आपसे पूछते कि व्हाट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो जैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो उस टाइम पे सिर्फ सी का फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब मैं dC/dt आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब आप ये निकाल के मुझे आंसर बोल रहे हैं। ये निकाल के आंसर बोलिएगा तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टाइम पे उसके कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना है। कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद वो बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है, करेक्ट? ओके। और डिफरेंशियल रेट लॉ किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है? मोल के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो सर टाइम हो गया है क्या? तो फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1 सॉल्व करते हैं, ओके? तो एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन इज गिवन, ओके? एंड इफ द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट इन ए रिएक्शन वेसल इज दिस वन,
एम का मतलब है मोल पर लीटर। एम का मतलब क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। देन व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2? तो यहां से देखकर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 निकालना है। आप में से कोई इस क्वेश्चन को बनाए हैं क्या? कस्तूरी, स्निग्धा, ओके। देखिए तो मैंने, वेरी गुड, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? मेरा मिस्टेक बताइए बोर्ड पे जो लिखा है। वेरी गुड, रेट ऑफ ए दिया हुआ था, करेक्ट। इसलिए मैं जानबूझ के माइनस को हाइड करके लिखा था कि इसमें कौन समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं। तो एक्चुअली ए नहीं दिया हुआ था, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दिया हुआ था। इसका मतलब रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में माइनस का, इसका मतलब विथ इंक्लूडिंग माइनस से वैल्यू दिया हुआ था। तो माइनस dN2O5/dt इक्वल टू 4.20 तब यहाँ से निकालना व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो बस यहाँ पे डिफरेंशियल रेट लॉ लगाना है। तो R इक्वल टू dN2O5/dt इक्वल टू व्हाट? 1/4 NO2/dt इक्वल टू DO2/dt। बट हम लोग को क्या ए वैल्यू पूछा गया है या ए वैल्यू पूछा गया है? कौन सा वैल्यू? बड़ा सर्किल पूछा गया है या छोटा सर्किल? वेरी गुड, रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पूछा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछा गया है। इसका मतलब है कि मुझे ए वैल्यू निकालना है, ठीक है। बट निकालने के लिए हम लोग को इक्वेशन तो ये लगाना पड़ेगा। तो बताइए, हम लोग को दिया हुआ है ए, तो यहां से निकाल लेंगे। तो dNO2/dt के लिए क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4 को इधर लेके चले जाइए। dN2O5/dt और ए वैल्यू तो पता ही है ना। तो जब ए वैल्यू पता है तो ए वैल्यू तो ये है, तो वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? dNO2/dt इक्वल टू 2 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा? दिस इज द आंसर। अब यहां से नेक्स्ट और ऑक्सीजन का भी निकालना था। तो क्या ऑक्सीजन का यहां से निकाल लीजिएगा? इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? DO2/dt व्हेन कंपेयरिंग दिस विथ दिस, तो DO2/dt इक्वल टू -½ dN2O5/dt। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? 4.2, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है विथ निगेटिव 4.2। देखिए, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, आप 3-4 दिन में मेरे राइटिंग को और बोलने का टोन को पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 4.2 इंटू 10⁻³ घबराने की बिल्कुल नहीं बात है। कितना हो जाएगा? 2.1 इंटू 10⁻, यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए, यही आंसर है या कुछ और है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन था दिस वन। और तो इस केस में अगर आपसे कोई, अब सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन में, लेट मी फिनिश, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछता कि इसमें से N2O5, NO2 और O2 में किसका रेट खुद का इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों सेम है, तो ऑक्सीजन का इस केस में रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है या सेम है? ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है, तो जिसका भी कोफिशिएंट 1 रहता है तो कोफिशिएंट 1 से तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के टाइम पे डिवाइड करते हैं। बट 1, किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड कीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? तो इस केस में ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन और पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा?
सेम रहेगा। दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा क्या रहेगा 2.1 इंटू 10⁻³ दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हर बैच में मैं क्वेश्चन पूछता हूं। आज से 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 12 साल होने जा रहा है, तो 1 या 2 स्टूडेंट छोड़कर सब मिस्टेक करते हैं। तो जरा आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए फटाफट। और जो भी सही आंसर देंगे उनको 5 स्टार। हाँ बोलिए। जिनको भी आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन में देखिए, और जो भी ऑप्शन करेक्ट लगता है उसका रिप्लाई भी आप या खुद से कैलकुलेट करके अपने नोटबुक में देख सकते हैं। एक ऑप्शन है, मैं सब सुन रहा हूँ, बोलते रहिए आप लोग। और इसमें मैं टिक भी लगा के रखा हूँ, तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे अच्छा सर तो इसमें टिक लगा के रखे ही हैं, तो शायद यही होगा। और पॉइंट टू बी नोटेड, एनसीईआरटी में इस पे बहुत सारा 1-2 क्वेश्चन मिलेगा अमोनिया को लेकर, ठीक है। और आपका जो असाइनमेंट भेजेंगे उसमें भी अरे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी जेई का है, इस टाइप का 2-3 बार आया हुआ है। करेक्ट आंसर देख रहे हैं कौन सा करेक्ट आंसर है? तो आप लोग सोच रहे हों कि ऐसा क्यों हो गया, तो मैं आप लोग का मिस्टेक खुद बता देता हूं कि आप लोगों ने क्या काम किया है। और जब लेक्चर देते रहते हैं तो उस टाइम पे मेरे बातों को केयरफुली सुनिएगा। मैं बोला था डिफरेंशियल रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है किसके टर्म में? आप में से सब ने मास के टर्म में काम कर दिया, हाँ या ना? बोले थे ना कि डिफरेंशियल रेट लॉ किसके टर्म में लिखे हैं, किसके टर्म में लिखे हैं?
मैं क्या कभी भी ऐसा पढ़ाया हूं कि एक इसका 2 ग्राम से इसका 1 ग्राम? ग्राम के टर्म में बोले थे या ऑलवेज मोल के टर्म में बोलते हैं? मोल के टर्म में बोलते हैं। तो एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन, दिया हुआ था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। तो एक्चुअल में ऐसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए एक गैसियस रिएक्शन है ना, तो गैसियस रिएक्शन है तो किसी कंटेनर में हो रहा होगा। आपको समझाने के लिए अब मान लेते हैं कि इस कंटेनर का वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है ए दिया हुआ था, लेकिन ये कितना था, 100 ग्राम पर मिनट। यहां देखिएगा चीजों को, बट इसको, इस क्वांटिटी को कितना से डिवाइड करें कि मोल पर मिनट हो जाए। तो इसका मोलर मास से अगर ओके, तो मोलर मास से अगर डिवाइड करेंगे, और आपको ये पता है कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा सकते हैं, तो इसको अंदर लेके चले गए तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब 100 बाई, और SO3 का मोलर मास कितना है 80, तो ये कितना हो गया 5/4 मोल। ओके, तो अब देखिए R इक्वल टू जो यहां पे लिख रहे हैं, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? सब लोग ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं क्या? और ये बताइए, सबका यहां पे dt रहेगा इक्वल टू हाफ DnSO3/V। ये मैं किसके बाद लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग को इसी को, इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, उसी के कारण ही मैं लिख रहा हूं बाई dt। अब ये बताइए कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, सबके लिए वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो, और एक वॉल्यूम सेम है तो इस वॉल्यूम को बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकालिएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल सकते हैं। तो बचा क्या, NSO2/dt इक्वल टू माइनस DO2/dN, O2/dt इक्वल टू हाफ DnSO3/dt। तो माइनस DnO2/dt, और ए वैल्यू तो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। ए वैल्यू कितना आया था 5/4, तो हाफ इंटू 5/4, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोल। तो ये हो गया मोल पर मिनट ना। बट हम लोग को ऑप्शन में
मोल के रेस्पेक्ट में आंसर दिया हुआ था या मास के रेस्पेक्ट में? कोई बात नहीं है, तो मास के रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन बाई मोलर मास, मास ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितना? 5/8। क्या इस m को डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं? किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन के अंदर भी लेके जा सकते हैं और बाहर भी ला सकते हैं। तो इसको बाहर लाइए, तो बाहर लाइएगा तो क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिए, अब मेरा टाइम है। 5/8 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 20 ग्राम पर मिनट। समझ गए? तो हर बैच में क्वेश्चन सब लोग क्या करते हैं कि एक तो मैं टिक लगा के रख दिया हूँ कि सब लोग मिस्टेक कर दें, और उसके बाद यहाँ पे इस बात का केयर नहीं करते हैं कि डिफरेंशियल रेट लॉ दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। लेकिन ये देखिए, मैं एज ए टीचर बनाया सिस्टमैटिक वे में, अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहता और मैं एग्जाम में बैठे रहता तो इतना टाइम ही नहीं लेते, शॉर्टकट करते। ये तो जस्ट एज ए टीचर के हाथ देखिए भाई, मैं एकदम सिस्टमैटिक चलता हूँ, बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट, और इसमें भी अब वीडियो बन रहा है तो और भी करेक्ट रहना पड़ता है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट रहता तो ऐसे करता कि देखिए यहाँ पे इसका कितना मोल बन रहा था पर मिनट, डायरेक्ट मैं इसका मोल निकालता, क्योंकि रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है? रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मोल होता है। तो इसका मोल कितना, डायरेक्ट मैं मोल निकाल लेता। हाउ मच? 5/। अब तब मैं यहां से क्या, यहां से नहीं निकाल सकते थे यूनिटरी मेथड से? 2 मोल ऑफ SO3, ऐसे यूनिटरी मेथड रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ O2, करेक्ट? देन 1 मोल ऑफ SO3 रिक्वायर्ड व्हाट? हाफ मोल ऑफ O2, देन 5/4 मोल ऑफ SO3। ये मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन था। कितना मोल? 5/8 मोल ऑफ O2। अब 5/8 मोल ऑफ O2 को क्या मास में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, 5/8 इंटू 32 कर देते तो कितना जाता? 20 ग्राम। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? शॉर्टकट। कौन सा मेथड से? मोल कॉन्सेप्ट से। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास क्या, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? क्या आप लोग ट्राई कर सकते हैं? तो ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो 2 क्वेश्चन है व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये ऑनलाइन क्लास है तो बहुत फास्ट नहीं रह सकते हैं, और बहुत फास्ट रहेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप हो जाएगा। ये तो बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है? और लास्ट कमेंट कि क्या वीडियो ठीक से चला या फ्रीज करते गया? ठीक है, थैंक यू सो मच।